भारत में शिक्षा का विकास, इसमें हम देखेंगे आज एडम्स रिपोर्ट। एडम्स ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आंग्लवादी एवं प्राच्यवादी, फिर है फेमस जो हम लोग सुनते हैं बार बार, मैकाले का, तो विवाद है मैकाले का विवरण, तथा बेंटिंग का प्रस्ताव, और लास्ट में हम देखेंगे वुड डिस्पैच। सबसे पहले हम चलते हैं एडम्स रिपोर्ट में। तो एडम्स जी ने 3 रिपोर्ट बनाई थी, सरकार के सामने प्रस्तुत की थी 1835 में से 1838 तक। सबसे पहला रिपोर्ट है 1835 में उन्होंने प्रस्तुत किया था कि ये बंगाल के लिए था, मेनली बंगाल में आंकड़े प्रस्तुत किए थे। उसके गांव में, प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल थी, वहाँ पर स्कूलों की संख्या लगभग 1 लाख थी। तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी, केवल बंगाल में इस प्रकार की थी कि प्राथमिक स्कूल 1 लाख। दूसरे रिपोर्ट की ओर चलते हैं, ये 1836 में प्रस्तुत हुआ था। इसका सर्वे क्षेत्र था राजशाही के थाना नतूर। इसमें ये आया था आंकड़े में कि केवल 27 स्कूल थे, जिसमें से 10 बंगाली, 11 अरबी, 4 फारसी और 2 बंगाली और फारसी में थे। छात्र संख्या 562 में थे। और ये भी देखा गया था, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि कुछ परिवार ऐसे थे जो अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध अपने घरों में ही करते थे। अब हम चलते हैं तृतीय रिपोर्ट की ओर। ये प्रस्तुत हुआ था 1838 में। इसका सर्वे क्षेत्र था मुर्शिदाबाद, बर्दावन, बीरभूम, तिरहट, दक्षिण बिहार। इसमें स्कूलों की संख्या थी 2567। इसके विषय थे बंगाली, संस्कृत, हिंदी, अरबी और फारसी। इसके अतिरिक्त 8 स्कूल ऐसे थे जहां अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती थी, और यहाँ पर बालिकाओं के लिए अलग से 6 स्कूल थे। और शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था धनी वर्ग के कुछ लोग करते थे। स्त्री शिक्षा को अशुभ माना जाता था। तो इस प्रकार हो गया एडम्स रिपोर्ट। अब हम एक टिप्पणी पढ़ते हैं, निस्यंदन रिपोर्ट। निस्यंदन सिद्धांत, सॉरी, के जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं देखते हैं। शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए। उच्च वर्ग के व्यक्तियों में से निम्न वर्ग के व्यक्तियों में संपर्क द्वारा स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। शिक्षा जगत में सिद्धांत को निस्यंदन सिद्धांत अथवा छानना सिद्धांत कहते हैं। और क्योंकि इस प्रक्रिया में शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर संपर्क द्वारा छन छन कर आती है, इसलिए कुछ विद्वान इसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। तो ये निस्यंदन सिद्धांत का तो बहिष्कार हुआ था, क्योंकि ये ऐसा सिद्धांत है जो केवल उच्च वर्ग की शिक्षा की बात करता है और निम्न वर्ग को शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं समझता। इस सिद्धांत के अनुसार अगर संपर्क को होता है तो संपर्क के द्वारा शिक्षा छन छन कर पहुंच जाएगा, ऐसा कहना है। तो एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना में निस्यंदन सिद्धांत को जन विरोधी शिक्षा कहा, इसे लागू न किया जाए। भारत में चल रहे देसी स्कूल जैसे पाठशाला, मकतब, मदरसे राष्ट्रीय शिक्षा की रीढ़ है। इसकी उन्नति करके ही जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान में अध्ययन कराया जाए। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि की व्यवस्था प्रारंभ से ही की जाए। और ये मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था। ग्रामीण स्कूलों को कृषि योग्य भूमि दी जाए, जिससे 2 लाभ होंगे। यह कि बच्चों को कृषि की शिक्षा दी जा सकेगी, दूसरा यह कि इसी स्कूलों का कुछ व्यय भी निकलेगा। सभी देसी स्कूलों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए, इनकी दशा सुधारी जाए। भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा विशेषज्ञों की सहायता से राज्य भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया जाए। छात्रों की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर संपन्न कराई जाए। ये था प्रस्तावित शिक्षा योजना एडम्स के द्वारा। अब चलते हैं आगे। मतलब अभी अगले स्लाइड में इसी के बारे में बचा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए, उनकी दशा सुधारी जाए। विद्यालयों और शिक्षकों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाए। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ जिलों को चुना जाए। एडम रिपोर्ट का मूल्यांकन, उसके गुण दोष को देखते हैं एक साथ। गुण ये था, ये जन शिक्षा का पक्षधर था, भारतीय शिक्षा पद्धति का समर्थक था, निस्यंदन सिद्धांत का विरोध करता था, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन था। तो ये उसके गुण हैं। अब दोष को देखते हैं।
संपूर्ण क्षेत्र का संरक्षण नहीं किया। भारतीय शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं किए। पाठ्यक्रम निश्चित नहीं किया। कृषि भूमि कौन देगा स्पष्ट नहीं है। अब एडम योजना की अस्वीकृति। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने मैकाले का विवरण पत्र, शिक्षा नीति 1835 और एडम की तीनों रिपोर्टों का बारीकी से अध्ययन किया, उन पर विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस समय सीमित साधनों से देश में जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अतः उसके द्वारा प्रस्तुत योजना को अस्वीकृत कर दिया और निस्यंदन योजना को लागू करने का फैसला लिया। अब हम चलते हैं पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के 1833 के आज्ञा पत्र से। शिक्षा का स्वरूप क्या होगा? साहित्य और भारतीय विद्वान की व्याख्या नहीं था। दो वर्ग में था, पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी या आंग्लवादी वो बोलते हैं इसको। पाश्चात्यवादी वर्ग का क्या था? पाश्चात्य। इसके अनुसार भारत में भारतीय भाषाओं संस्कृत, हिंदी, अरबी आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाए। भारत में भारतीय साहित्य में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तीसरा, कुछ उदारवादी भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का सामान्य ज्ञान कराने के पक्ष में थे, परंतु इस संबंध में अपने अपने तर्क थे। कोई भारत देश की हित की दृष्टि से सोचते थे और कुछ ब्रिटेन के हित की दृष्टि से ऐसा सोचा करते थे। भारत के हित की दृष्टि से सोचने वाले का तर्क यह था कि भारत की अपनी संस्कृति है, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी भाषा और साहित्य की शिक्षा देना आवश्यक है। और ब्रिटेन वाले के हित में सोचने वाले का ये तर्क था, प्रिंसप आदि का तर्क था कि भारतीय पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है। विल्सन आदि का तर्क था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सकता है। कुछ का तर्क था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके उनके यूरोपियों के समकक्ष हो जाएंगे। कुछ का तर्क था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके ये जागरूक हो जाएंगे और भारत में ब्रिटेन के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। अब पाश्चात्यवादी वर्ग का इनके अनुसार पहला ये था, भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। दूसरा, भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए। कुछ कट्टरवादी ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से करने के पक्षधर में थे, परंतु इस संबंध में अपने अपने तर्क थे। कोई भारत की दृष्टि से ऐसा सोचते रहे थे और कुछ ब्रिटेन की दृष्टि से सोच रहे थे। भारत के हित की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क थे। राजा राम मोहन राय आदि का तर्क था कि इस शिक्षा से भारतीय आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे और अपनी उन्नति करेंगे। और ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचने वालों के तर्क थे, भारत में पश्चिमी संस्कृति का विकास किया जा सकेगा। कंपनी के व्यापार और शासन के कार्य के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे कनिष्ठ कर्मचारी तैयार किए जा सकेंगे। भारत में अंग्रेज परस्त लोग तैयार किए जा सकेंगे जो जन्म से भारतीय होंगे परंतु विचारों से अंग्रेज। भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी। परिणाम देखिए, 20 वर्ष तक कोई शिक्षा नीति नहीं। कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच भी विवाद उत्पन्न। समिति का गठन, दो नए वर्ग का उदय। अब ये तो था एडम के बारे में। अब हम चलते हैं मैकाले का विवरण तथा बेंटिक का प्रस्ताव। मैकाले का विवरण 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत हुआ था। इसमें ये तो व्याख्या था कि 1833 के आज्ञा पत्र के 43वीं धारा की व्याख्या था, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या, पहला था धनराशि के व्यय की व्याख्या। दूसरा, साहित्य शब्द की व्याख्या। तीसरा, भारतीय विद्वान की व्याख्या। अब अगला है शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। तो मैकाले जी के सुझाव ये है, पहला है कि पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक, मतलब भारतीय की जो शिक्षा है, उनकी भाषा है, उनका साहित्य वो निरर्थक है, ऐसा बोले मैकाले। दूसरा है पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है। तीसरा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। चौथा, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था। पांचवा, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक।
विलियम बेंटिंक का प्रस्ताव, शिक्षा नीति 1835। विलियम बेंटिंक का प्रस्ताव आया 7 मार्च 1835। उनकी मुख्य घोषणाएं थी: पहला, शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकेगा। संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षा संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक अनुदान यथावत जारी रहेगा। भविष्य में राज्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। चौथा, मद 3 से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। अब अगला हम चलते हैं 1854 का वुड का घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854। पहला, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। दूसरा, शिक्षा का संगठन। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्य। चौथा, शिक्षा की पाठ्यचर्या। पांचवा, शिक्षण विधि या शिक्षण माध्यम। छठवां, शिक्षक। और सातवां है शिक्षार्थी। आठवां, शिक्षण संस्थाएं। नौवां, जन शिक्षा। 10वां, स्त्री शिक्षा। 11वां, मुसलमानों की शिक्षा। 12वां, व्यावसायिक शिक्षा। 13वां, शिक्षक शिक्षा। और 14 है धार्मिक शिक्षा। शिक्षा का प्रशासन एवं चित्र। शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर। दूसरा, जन शिक्षा की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली। शिक्षा का संगठन कैसा हो? शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च। देखिए इस प्रकार से इसमें दिया है प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 4 स्तरों पे। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का यही उद्देश्य था: भारतीयों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, उनकी भौतिक उन्नति करना, भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना, भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। शिक्षा के पाठ्यचर्या में राज्य भाषा एवं साहित्य को स्थान, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान, धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट। इसमें शिक्षण विधि और माध्यम क्या बताया गया है? भारतीय शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं एवं अंग्रेजी, उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी। शिक्षक, इस घोषणा पत्र में शिक्षकों के स्तर ऊंचा उठाने पर बल दिया गया। इसके लिए शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही गई। शिक्षार्थी, इस घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया। शिक्षण संस्थाएं, विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। तीसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना। जन शिक्षा। पांचवा, निर्णयों की घोषणा की गई। 5 निर्णयों की घोषणा की गई। पहला, निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया गया। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। चौथा, जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पांचवा, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। अब 10वां है स्त्री शिक्षा। भारतीय विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्त्री शिक्षा के संबंध में उदार नीति का अनुसरण किया जाए और लोगों को इस पवित्र कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब 11वां, मुसलमानों की शिक्षा। मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। मुसलमान बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित किया जाएगा। 12वां है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी। शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब है तीसरा, शिक्षक शिक्षा। भारत में इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग होगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के संबंध में इसमें एक और धार्मिक तटस्थता की नीति की बात कही गई, तो दूसरी ओर मिशन स्कूलों को धर्म शिक्षा देने की छूट दी गई और सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबिल रखना अनिवार्य किया गया।
उपसंहार हम देखते हैं, लास्ट में समराइज करते हैं। उड का घोषणा पत्र भारत का पहला सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की शिक्षा नीति और योजना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल रूप से उसी आधार पर हुई है। बसु के शब्दों में, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है जिसमें भारतीय शिक्षा की नींव रखी गई। घोषणा पत्र में गुण अधिक थे, दोष कम थी। इसकी सबसे बड़ी बहन पूजा है जिसे शिक्षा की व्यवस्था करना और राज्य का उत्तरदायित्व घोषित किया। शिक्षा विभाग की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत, क्रम मध्यम विश्वविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय की स्थापना इसकी प्रमुख विशेषता है। भारत में जन शिक्षा, शिक्षा व्यवसाय, शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए बिगुल भी सर्वप्रथम उद्घोषणा पत्र में बजाया गया। थैंक यू।